आप लोग नहीं करते फिर छुट्टी वट्टी? तुम्हें नहीं देना टेस्ट? तो फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं करी छुट्टी? अच्छा, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है? चलो शुरू करते हैं क्लास। मेरे को चलो देखो, पिछली क्लास में, अब बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं है ना। एक बार आप सब लोग इधर ध्यान से सुने। पिछली क्लास में हमने क्यूब वाले सवाल करे थे। किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग क्यूब वाले क्वेश्चन में। भाई देखो, आप इधर समझो इस बात को। जैसे कि चार्ज अगर यहाँ पर रखा हुआ है, उस चार्ज से आप जो भी फील्ड लाइंस बनाओगे, एक भी फील्ड लाइन से सरफेस को क्रॉस नहीं करके जाएगी, पैरेलल निकलेगी सरफेस के। और जब फील्ड लाइन किसी सरफेस के पैरेलल होती है तो इसका फ्लक्स जीरो होता है। उस चार्ज से वहां पर अगर चार्ज रखा है तो वहां से जो भी फील्ड लाइंस आप निकालोगे, तो इस वाली के और उस वाली के, तीनों की लाइन पैरेलल ही बनेगी। तो तीन का तो जीरो हो गया। अब जो फ्लक्स है उसको कितनी जगह बांट सकते हो बचा हुआ? तीन जगह, और तीनों जगह बराबर बांटना है। तो क्यूब का फ्लक्स आ रहा था क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, उसमें से तीन जगह बांट देना है उसको, क्योंकि तीन का तो जीरो हो ही गया ना। तो बची हुई तीन जगह का फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, पहले तो आप लोग उसको क्लियर करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्यूब वाले क्वेश्चन जो होते हैं, क्लियर है ना? तो क्यूब वाले क्वेश्चन, एक तो वो मैंने 8 कोर्नर पर 8 चार्ज को रख के वो कराया था, और एक वो स्क्वायर फेस वाला कराया था। ठीक है ना? और तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आप लोग इधर देखें, एक बार मेरे को दिखा दो ना कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, चलो अब कुछ और भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं एक बार। आप एक बार सब लोग बोर्ड पे देखना। जैसे कि आपसे बोला जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन भी है, नीट में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है? आपसे बोला जाता है कि अपने पास एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर हो गया अपने पास, मान लो। ठीक है ना? ये सिलेंडर है अपने पास। ठीक है भाई? दिख रहा है क्या पीछे तक सिलेंडर? दिख रहा है पीछे तक? नहीं दिख रहा है? कोशिश करो देखने की, दिख जाएगा। ये सिलेंडर है, अब दिख रहा है पीछे तक? ये मार्कर ही बदल देता हूँ, ये लो। अब दिख रहा है सिलेंडर? अच्छा, ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई, एक्सिस दिख रही है। चलो, इसके सेंटर पे ना चार्ज है क्यू। सेंटर पे कितना चार्ज है? अच्छा, मैं सिलेंडर को तीन पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। देखो इधर देखो, जैसे मैंने क्यूब को 6 पार्ट में ब्रेक किया था ना, क्यूब को 6 फेसेस में ब्रेक कर लिया था, 6 सरफेस में ब्रेक कर लिया था, वैसे ये सिलेंडर है मेरे पास, कितने पार्ट में ब्रेक करें? तीन पार्ट में। ध्यान से देखो कौन कौन सा पार्ट होगा। एक ये सर्कुलर है, दूसरा ये सर्कुलर है, तीसरा ये कर्व पार्ट है। बोलो क्लियर है? आपसे ये बोला जाता है कि इफ फाई कर्व, आपसे बोला जाता है कि कर्व पार्ट का जो फ्लक्स है ना वो फाई है, आपको सर्कुलर पार्ट का फ्लक्स निकालना है। आपको किसका फ्लक्स निकालना है? और कौन से पार्ट का फ्लक्स गिवन है? कर्व पार्ट का फ्लक्स फाई है, आपको सर्कुलर पार्ट का फ्लक्स जो है वो निकाल के देना है। चलो निकाल के दो फटाफट से, ट्राई करो। लिखने का काम फास्ट होना चाहिए, ये बात बोलने की जरूरत मेरे को दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना? होल पावर टू की 5/2? होल पावर बाई टू में मतलब पूरे की पावर टू है कि सिर्फ 5/2 है? पूरे, पूरा डिवाइड बाई टू।
फर्स्ट क्लास जब हुई थी तुम्हारे बैच में तो तुम्हारा बैच पूरा फुल था, पता, इधर भी फुल था इधर भी फुल था। अब डे बाय डे मतलब बेंचेस खाली दिखने लगी है। बच्चे क्या मतलब आ नहीं रहे, बैच चेंज कर लिया या टेस्ट इसलिए कम है? बैच चेंज करवा लिए, ठीक है चलो ये तो हो गया अच्छा काम। और दूसरा अभी टेस्ट की वजह से भी बच्चे ज्यादा छुट्टी पर आ रहे हैं। ठीक है चलो, आंसर निकाल के तो बेटा इसका। हम्म, आंसर क्या है बताओ। पूरा डिवाइड बाई 2। हाँ चलो एक बार इधर देखो बेटा सब लोग, इधर देखो। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले तो इसका देखो, सिलेंडर के एक क्लोज सरफेस है क्या? कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? और आपको पता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में क्यू चार्ज अगर इनक्लोज्ड होता है तो उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो बता बेटा इस सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स अगर मुझे लिखना, हाँ फिर याद, अगर मुझे इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स अगर लिखना पड़े, 5 सिलेंडर अगर लिखना पड़े, तो बोल बेटा जो 5 सिलेंडर है बोलो वो क्या लिख देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे लिखा मैंने, गॉस थ्योरम लगा के। अच्छा वैसे फ्लक्स निकालने का मैंने एक और तरीका बताया था आपको, अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर निकालना है तो उसके अलग अलग पार्ट कर दो, उन पार्ट का फ्लक्स जोड़ लो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो बता बेटा इस सिलेंड्रिकल सरफेस के कितने पार्ट कर दूं? 3 पार्ट, एक ये सर्कुलर, दूसरा ये सर्कुलर और तीसरा ये कर्व। तो बताइए 5 सिलेंडर को लिखने का एक और तरीका है मेरे पास, बोलो 5 सिलेंडर को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? बोलो 5 सर्कुलर प्लस 5 कर्व प्लस 5 सर्कुलर, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बताओ फ्लक्स आप इस तरह से निकालो या इस तरह से निकालो, सेम आएगा क्या लगाएगा? भाई फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तरीका तो गॉस थ्योरम है और एक तरीका ये अपना जनरल तरीका है। दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका निकालकर आप इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालो, क्या रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना? तो जो फ्लक्स की वैल्यू इस तरह से आने वाली है क्या वही फ्लक्स इस तरह से आने वाला है? तो बताओ दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स सेम मिलेगा कि अलग मिलेगा? तो एक ही तो ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लक्स आप निकाल रहे हो, दो तरीके हैं तो दोनों तरीकों से अलग अलग आंसर आता है क्या? सेम ही आंसर आएगा। तो बताओ दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करने जा रहा हूँ, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर लो। ठीक है। अच्छा देखो 5 सर्कुलर प्लस 5 सर्कुलर मिलाकर ये लिख दिया मैंने, 2 5 सर्कुलर प्लस 5 कर्व इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो 5 कर्व्ड है बोलो वो क्या है? तो 5 कर्व्ड की जगह 5 रख दो, तो 2 5 सर्कुलर प्लस 5 = क्यू अपॉन में, बोलो उस 5 को उधर ले जाऊं। और अगर पूरा मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर सीधा वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 5 सर्कुलर जो आता है वो आता है आपके पास 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस में 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन किसी को? लिख दो बेटा इसको। क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन का पार्ट है बेटा ये। अगला क्वेश्चन बोल दो। देखो देखो, a straight wire, a straight wire of length L, a straight wire of length L has charge density lambda. Straight wire of length L has charge density lambda
it is enclosed within cylindrical Gaussian surface. It is enclosed within cylindrical Gaussian surface. It is enclosed within cylindrical Gaussian surface. Calculate flux. Calculate flux of cylinder. Calculate flux of cylinder. Lambda L upon epsilon naught. Sure. चलो ठीक है. ठीक है बेटा, एक बार देखो इधर आप लोग. अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक ही स्ट्रेट वायर हो गया. ये वायर हो गया स्ट्रेट वायर. अच्छा, इसका लेंथ कितना है? L. अच्छा, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा. तो क्या आप इस वायर पर चार्ज कितना है वो निकाल दोगे? बोलो. सबसे पहले तो चार्ज ऑन वायर निकालते हैं. देखो, चार्ज ऑन वायर. अच्छा, चार्ज ऑन वायर कितना होगा बेटा? लैम्डा इंटू है. याद करो, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पर बात करी थी हमने. लैम्डा, सिग्मा और रो. अगर लैम्डा दिया है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा. सिग्मा दिया है तो एरिया से, और अगर रो दिया है तो वॉल्यूम्स. यहाँ पर अपने को लेंथ दे रखी है तो लैम्डा और एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा बेटा? चार्ज. तो वायर पर चार्ज आ गया आपका लैम्डा एल के बराबर. ठीक है ना. ये तो इस वायर का चार्ज हो गया. अब आपका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमने क्या करा, इस वायर को एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज करवा दिया है ना. तो वायर लिया और सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर इनक्लोज करा दिया आपने. ये वायर किस में इनक्लोज कर दिया? तो बताइए, तो वायर का चार्ज क्या इस क्लोज सरफेस का इनक्लोज चार्ज भी हो गया? और अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स आपको लिखना है तो इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसा करके क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा. तो बता बेटा, इस सिलेंडर का जो फ्लक्स होगा ना, सिलेंडर का जो फ्लक्स होगा, इनक्लोज चार्ज बोलो कितना है बेटा? डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ऐसा करेंगे तो आपका सिलेंडर में इनक्लोज चार्ज आ गया. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो. नहीं है ना. अच्छा देखो, पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने कि अगर किसी सरफेस में इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स अगर बराबर है, किसी सरफेस का अगर नेट फ्लक्स जीरो है, इट इंप्लाइज नेट इनक्लोज चार्ज शुड बी जीरो. बोलो. अगर मान लीजिए आपने किसी सरफेस का फ्लक्स अगर कैलकुलेट किया और उसका नेट फ्लक्स अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे? चार्ज है. पॉजिटिव नेगेटिव तो एक अलग बात है, वो तो नेट फ्लक्स देखकर डिसाइड कर लेंगे हम लोग. नहीं, मैंने तो टोटल फ्लक्स निकाला. क्वेश्चन को, बात को समझे. मेरे पास कोई सरफेस है, उसका फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया, जीरो अगर आ गया टोटल फ्लक्स, तो मैं बोलूंगा कि अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है. और अगर टोटल करने पर फ्लक्स अगर जीरो नहीं आ रहा, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड है. बोलो, क्लियर है? हाँ, नेट फ्लक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं आना, मतलब चार्ज उसमें एनक्लोज्ड है. बोलो, क्लियर है? चलो, इस बात पर एक नीट के अंदर क्वेश्चन आया था 2008 के अंदर. उस समय एग्जाम का नाम एआईपीएमटी हुआ करता था, और एग्जाम सब्जेक्टिव पैदा भी नहीं होते क्या तुम लोग? अच्छा, उसी साल हुए थे क्या? हाँ, तो उस साल जो पैटर्न था वो सब्जेक्टिव था. कुछ टाइम तक के लिए नीट का पैटर्न सब्जेक्टिव रहा था. पहले प्री हुआ करता था, फिर उसके बाद मेंस हुआ करता था. ठीक है. कुछ टाइम के लिए पैटर्न सब्जेक्टिव था, और सब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आते थे. मतलब जब भी आप भी एआईपीएमटी 2008, 7 और 9 के क्वेश्चन देखे ना, तो ये मत समझना कि सर एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन आते थे क्या. उस समय पेपर था सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव भी होता था, प्री ऑब्जेक्टिव था, और जो मेंस था वो सब्जेक्टिव था. तो जो मेंस वाले क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आपको डेरिवेशन टाइप दिखेंगे, और अच्छे वाले क्वेश्चन दिखेंगे. देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं एआईपीएमटी 2008 का. ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन क्या था मैं समझा देता हूं पहले आपको. ठीक है. एक बार पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए एक बार. ठीक है ना. देखो, आपसे ये बोला जा रहा है, देखो ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है. यहां पर एक क्यूब को रखा हुआ है.
एक क्यूब है अपने पास ये, ठीक है, ये क्यूब हो गया। क्यूब की जो ये वाली फेस है ये x इक्वल टू ए पर है, ये वाली फेस x इक्वल टू 2a पर है, और ये तो x इक्वल टू 0 ओरिजिन होता ही है, ठीक है। आपसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है हमने अल्फा अंडर रूट एक्स आई के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है, और जहां पर अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है कोई, है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नहीं दी तो अपन अल्फा ले लेंगे। और एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है बेटा, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है। आपसे बोला जाता है कि फाइंड फ्लक्स ऑफ दैट क्यूब एंड इनक्लोज चार्ज विद इन द क्यूब। ये दो क्वेश्चन पूछा है, नहीं नहीं सोल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। बढ़िया क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ उसको। आपको दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो इस क्यूब का फ्लक्स कितना है, पहला बात तो ये निकालना है, दूसरी बात इस क्यूब में एनक्लोज चार्ज कितना है वो निकालना है। दो चीजें आपको यहां से निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन समझते हैं। यहाँ पर अल्फा तो कांस्टेंट है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, आई के मतलब अल्फा क्या है, कांस्टेंट, और ये एक्स जो है ओरिजिन से दूरी है। तो बताओ अलग अलग जगह की दूरी अलग अलग है ना, तो अलग अलग जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ एक्स की वैल्यू ए है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, अल्फा रूट ए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर दूरी सेंटर जो ओरिजिन से है वो 2 है, तो यहाँ का फील्ड हो जाएगा अल्फा रूट 2 है। मतलब ये आपका फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इंपोर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने आपको पिछली क्लास में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस समझाया था। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि सब जगह पर फील्ड का वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम, वैल्यू नहीं बदले डायरेक्शन नहीं बदले, यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड का वैल्यू या डायरेक्शन कुछ भी अगर बदल गया तो वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मानते हो इस बात को? तो ये आपका फील्ड बोलो कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। अपने को क्यूब का फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब का फ्लक्स निकालना है। अब इनक्लोज चार्ज मेरे पास है क्या? होता तो मैं डायरेक्ट इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट करके क्यूब का फ्लक्स निकाल लेता, तो वो तरीका तो मैं लगा नहीं पा रहा। गॉस थ्योरम के लिए इनक्लोज चार्ज की जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, वो तो है नहीं, तो उससे तो मैं फ्लक्स निकाल नहीं पाऊंगा। अच्छा फ्लक्स निकालने का एक और तरीका होता है मेरे पास तो, अच्छा इस क्यूब के 6 पार्ट कर दो आप। कितने पार्ट कर दो? 6 पार्ट कर दो। अलग अलग पार्ट का फ्लक्स निकाल के उनको जोड़ लो, तो आपके पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल बात सुनना, कि जैसे मामला कुछ इस तरह का है, ये क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में। बताओ। अच्छा बताओ, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इसका फ्लक्स 0, इसका भी, इसका भी, और इसका भी 4 का 0। क्या इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है? इस वाले से भी क्रॉस हो रही है, तो इससे और इसी से फ्लक्स होगा। ये अपने पिछली क्लास में बात करेगी। इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स होगा, 2 से फ्लक्स होगा, रिमेनिंग 4 का फ्लक्स 0 होगा। तो अपन एक काम करते हैं, 4 का फ्लक्स 0 रख देते हैं और बची हुई 2 सरफेस का फ्लक्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो क्लियर है? और सारी सरफेस का फ्लक्स अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा। यही होगा ना? चलो तो एक काम करते हैं, कौन कौन सी सरफेस में फ्लक्स होगा पहले वो दिखा देते हैं। यहाँ पर बताओ कौन कौन सी सरफेस में फ्लक्स होगा। एक तो इस वाली में फ्लक्स है बेटा, और दूसरा इस वाले में। बाकी सरफेस में फ्लक्स है क्या? बाकी सरफेस में फ्लक्स नहीं। अच्छा अगर इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर देखूंगा, क्लोज सरफेस है तो परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, बोलो ये A1 वेक्टर हो जाएगा। इस वाली सरफेस का फ्लक्स परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, बोलो ये A2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग, देखो सबसे पहले तो मैं सरफेस 1 का फ्लक्स निकालूंगा, इसको मैंने φ1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो एक्स की जगह ए रखूंगा, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अल्फा अंडर रूट ए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बोलो एरिया कितना, ए स्क्वायर। और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, और आपका एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो बोलो एंगल कितना, बोलो एंगल 180 है क्या? तो ये आपके पास हो जाएगा cos 180। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं, a की पावर 2 और a की पावर 1/2, तो बोलो a की पावर 5/2, तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा इंटू a की पावर 5/2। ये तो किसका फ्लक्स आया, सरफेस 1 का। कौन कौन सरफेस 2 का फ्लक्स निकाल के दे सकता है बताओ आप? सरफेस 2 का फ्लक्स निकाल दोगे? बोलो यहाँ पर x बराबर क्या है, 2 है, तो यहाँ का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो x की जगह 2a रखोगे ना, तो हो जाएगा अल्फा इंटू रूट 2 है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा स्क्वायर सरफेस है तो बोलो एरिया ए स्क्वायर, और ये अच्छा यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना, बोले क्यों नहीं फिर आप लोग?
तो बोलना चाहिए था ना आपको। तो ये तो ई हो गया, एरिया ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, ई और ए में कितना एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो। इसको सोल्व करें। अच्छा, एक काम करो, रूट टू को अलग कर ले, ये रूट टू और अल्फा को अलग कर लो। ए की पावर 1/2 और ए की पावर 2, क्या वापस ए की पावर 5/2, तो ये हो गया ए की पावर, इसका फ्लक्स आ गया, इसका फ्लक्स आ गया। चार और पार्ट है भी तो इसके, क्या चारों का जीरो, चारों का जीरो होने का रीजन थीटा 90 या थीटा जीरो, हाँ थीटा 90। तो 5 3 4 5 और 6, दीज आर जीरो बिकॉज थीटा इक्वल टू 90। तो बताइए 5 क्यूब निकालना है मेरे को, तो बोलो 5 क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। चार जीरो तो छोड़ दो, बस इन दोनों को जोड़ दो, आपका काम हो गया। बोलो जोड़ दें इन दोनों को, तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/2 प्लस रूट टू अल्फा ए की पावर 5/2, कॉमन आ रहा है अल्फा ए की पावर 5/2 रूट टू -1, -1 प्लस रूट टू कैसे लिख दिया मैंने, क्लियर है ना। ये तो क्या गया बेटा, टोटल फ्लक्स जीरो की नॉन जीरो, अगर टोटल फ्लक्स जीरो आता तो मैं बोलता कि इनक्लोज चार्ज जीरो है, लेकिन टोटल फ्लक्स नॉन, टोटल फ्लक्स जीरो आता तो इनक्लोज चार्ज जीरो होता, लेकिन यहाँ पर टोटल फ्लक्स कैसा आ रहा है, तो बताओ एनक्लोज चार्ज जीरो और नॉन जीरो, क्या एनक्लोज चार्ज निकाल दोगे। और देखो पिछली क्लास में मैंने एनक्लोज चार्ज निकालने का लिए क्या करा था, याद है, एनक्लोज चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही करा था। फ्लक्स ये रहा, मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपके पास एनक्लोज चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा ए की पावर 5/2 रूट टू -1 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन, ये आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, लिख दो बेटा इसको, क्वेश्चन लिख तो दिए ना। अच्छा, इसके ऊपर लिख लो फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड इनक्लोज चार्ज। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड इनक्लोज चार्ज। यार है ना, थोड़ा जल्दी इसलिए लिखना क्योंकि एक डेरिवेशन अभी मैं क्लास में कराऊंगा, वो मैं नहीं चाहता कि वो ब्रेक ले जाए आपका डेरिवेशन, पूरा ब्रेक ले जा सकता है वो, ब्रेक का टाइमिंग मिले तो आप थोड़ा इनको जल्दी लिखो ताकि डेरिवेशन के लिए टाइम मिले अपने को फिर। लिख दिया।
देखो आप इधर, अच्छा देखो, आपको पता है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो क्लोज सरफेस पर अप्लाई होती है, और क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। किसी भी शेप की हो सकती है ना, वो क्यूब में हो सकती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकती है, वो रैंडम शेप में भी हो सकती है, स्पेरिकल शेप में भी हो सकती है, यस और नो। तो जो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस जिसको मैं गॉसियन सरफेस बोल रहा हूँ, और जैसा अपने पिछली क्लास में बात करी थी कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स इनसाइड चार्जेस पर ही डिपेंड करता है, एनक्लोज चार्जेस पर डिपेंड करता है। जो आउटसाइड चार्जेस होते हैं उन पर क्लोज सरफेस का फ्लक्स डिपेंड। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, और यहाँ पर एक चार्ज Q3 है। बता बेटा कौन कौन सा चार्ज एनक्लोज चार्ज है? Q1 और Q2 आर इनक्लोज चार्जेस एंड Q3 इज आउटसाइड चार्जेस। बोलो क्लियर है? तो इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो केवल Q2 Q1 पर ही डिपेंड करेगा, Q3 पर डिपेंड, क्योंकि Q3 आउटसाइड चार्ज है। और क्यों आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता वो भी रीजन जान लो। एक्चुअली वो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को फ्लक्स बोलते हैं ना। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे पास क्लोज सरफेस है, और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज क्यों रखा, इसके बाहर मैंने कोई चार्ज क्यों रख रखा है। अब एक काम करते हैं, इस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करके देखो आप एक बार। इस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी ना, वो लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, देखो आप एक बार। ये क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। बोलो होगी नहीं होगी? अब एक बात बताओ, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करी है, तो जो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है, आप देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर एंटर हो रही है ना, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बाहर भी जा रही है। देखो आप, जो भी लाइन इस सरफेस से एंटर हो रही है डेफिनेटली वो बाहर भी जा रही है। तो जब इस सरफेस से लाइन एंटर कर रही है, तो उन एंटर होने वाले लाइन का तो इनकमिंग फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा, जो बाहर जा रही है उनका आउटगोइंग फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा। और जितनी इनकमिंग लाइन है उतनी आउटगोइंग लाइन है, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स में कंट्रीब्यूट है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ नेट कंट्रीब्यूशन कितना? तो बताओ बेटा, इस सरफेस का बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो याद रखना कि बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में जीरो क्यों आ रहा है, इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि बाहर वाले चार्ज के कारण जितनी लाइन एंटर कर रही है ना, उतनी लाइन बाहर भी जा रही है। तो जितना इनकमिंग फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, उतना आउटगोइंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इनकमिंग को माइनस लेते हैं, आउटगोइंग को प्लस लेते हैं। बोलो भाई। तो अगर इनकमिंग में कंट्रीब्यूशन मान लीजिए -100 का है, तो आउटगोइंग में कंट्रीब्यूशन +100 का है, तो नेट फ्लक्स में तो कंट्रीब्यूशन बाहर वाले चार्ज ने किया ही नहीं ना। तो याद रखना, क्लोज सरफेस का फ्लक्स केवल और केवल इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड। लेकिन लेकिन अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी बात करें थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर मान लो इस सरफेस के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। अच्छा बताइए बेटा, इस वाले सरफेस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बना रहा है? Q1 बनाएगा, Q2 बनाएगा, Q3 भी बनाएगा, सारे चार्ज बनाएंगे ना। अच्छा Q3 का फ्लक्स तो इसलिए नहीं देख रहे अपन इस सरफेस में, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन नेट जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तो बराबर है, लेकिन जितना इनकमिंग में कंट्रीब्यूशन उतना आउटगोइंग, तो नेट जीरो। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन को कोई कैंसिल भी नहीं कर रहा। तो बताओ Q1 का भी कंट्रीब्यूशन है, Q2 का भी कंट्रीब्यूशन है, और Q3 का भी कंट्रीब्यूशन है। तो बताइए, क्लोज सरफेस के मामले में जब अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन केवल इनक्लोज चार्ज का देखते हैं, और क्लोज सरफेस के मामले में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन केवल इनक्लोज का कि केवल आउटसाइड का? क्या सबका? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में आपको सारे चार्जेस कंसिडर करने हैं, और फ्लक्स की कंसिडर में केवल फ्लक्स कैलकुलेशन में सिर्फ एनक्लोज चार्ज कंसिडर करने हैं। किस किस के बात क्लियर हुई? तो लिख दो बेटा, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले। तो लिखो, लिखें, फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, flux of Gaussian surface depends only on charges present inside it. Flux of Gaussian surface depends on depends only on charges present inside it. Flux of Gaussian surface depends only on charges present inside it. Flux of Gaussian surface depends only on charges present inside it. Flux of Gaussian surface depends only on charges present inside it. Flux of Gaussian surface depends only on charges present inside it.
but electric field intensity at Gaussian surface depends electric field intensity on at Gaussian surface depends on all charges. Electric field intensity at Gaussian surface depends on all charges. All charges meaning inside as well as, लिख लो बेटा ब्रैकेट में, all charges का मीनिंग inside as well as outside. तो बताइए अगर मैं यहां पर बात करूं, बोलो ये एग्जांपल लिख लो. अच्छा फाई डिपेंड किस किस पे कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए बात कर रहा हूं. बोलो फाई डिपेंड्स ऑन Q1 एंड Q2. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस. और इस पर्टिकुलर फिगर में ऑल चार्जेस कौन कौन है? ऑल चार्जेस में Q1, Q2 एंड Q3. ठीक है, ये डायग्राम बनाओ फटाफट से. अच्छा आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल समझते हैं क्या? डायपोल यार केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं वर्ड आया हुआ है, आपका नाम तो सुना ही होगा, जानते भी हो क्या? थोड़ा बहुत क्या जानते हो? थोड़ा बहुत. वेरी गुड. डायपोल मतलब दो पोल. हाँ डाई का मतलब दो होता है, मेरे को भी आज ही पता लगा है ना. डायपोल का मतलब दो पोल होता है, पोल का मतलब चार्ज भी होता है. तो टू चार्जेस के सिस्टम को, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज, तो टू चार्जेस का सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. लेकिन कोई भी दो चार्ज के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोल देंगे. चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड, तो टू चार्ज के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देंगे, लेकिन चार्ज जो है इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तभी जाकर आप उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे. जैसे कि अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. अगर एक चार्ज प्लस का 2q है तो दूसरा चार्ज माइनस 2q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. अगर एक चार्ज प्लस का 5 है तो दूसरा चार्ज माइनस 5 होना चाहिए, ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल है. क्लियर है? अच्छा अगर एक चार्ज प्लस 3 और एक चार्ज माइनस 4 है तो फिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. लिख लो डायपोल क्या होता है. इट इज, नहीं नोट पे चल रहे हैं ये सब पॉइंट, अभी नोट में कुछ पॉइंट्स लिखाना है मेरे को. डायपोल क्या होता है, डायपोल के बारे में लिख लो. डायपोल इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. हो गया बेटा? अच्छा अब एक बात बताना मेरे को, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सोच के समझ के बताना. जैसे मेरे पास एक क्लोज सरफेस है भाई, ऐसा पॉसिबल है क्या इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स, तो ये क्वेश्चन बाद में लूंगा, उसके पहले एक बार समझा देता हूँ. इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो करने के मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं. मैं किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो बहुत सारे तरह से करा सकता हूँ. पहला तरीका, इस सरफेस में चार्ज मत रखो, एनक्लोज चार्ज जीरो तो फ्लक्स जीरो. दूसरा, इस सरफेस में डायपोल रखो. अगर आपने डायपोल रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू का सिस्टम रखा, तो भी इसका फ्लक्स होगा जीरो, क्योंकि नेट इनक्लोज चार्ज तो जीरो है ना. या अगर डायपोल भी नहीं रखा तो ऐसे चार्ज रखो, जैसे 1+3, 1-2, 1-1. बोलो इन सभी का टोटल भी कितना, और इनक्लोज चार्ज अगर जीरो है तो बोलो इसका फ्लक्स भी कितना. तो बता बेटा, मेरे पास में क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अगर आपसे बोला जा रहा है कि एक क्लोज सरफेस में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो टोटल फ्लक्स विल बी जीरो. क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, फ्लक्स विल बी जीरो. क्लोज सरफेस में सभी चार्जेस का, इनक्लोज चार्जेस का सम जीरो है, तो भी टोटल फ्लक्स कितना. बोलो क्लियर. अच्छा अब मेरे को एक और बात बताना, ये क्लोज सरफेस हमारे पास है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो बट इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो? ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? कौन कौन ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो? कौन कौन ऐसा एग्जांपल दे सकता है? फ्लक्स जीरो कराने के तो कई तरीके हैं ना. अंदर चार्ज मतलब को एक काम करो, चार्ज को बाहर रख दो, बस. चार्ज को अगर बाहर रख दिया, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है,
एनक्लोज चार्ज जीरो है तो बोलो इसका फ्लक्स कितना। लेकिन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन को इनसाइड का होता है कि आउटसाइड का भी होता है। तो बताओ इस आउटसाइड के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। लेकिन फ्लक्स क्या है, जीरो है। बोलो क्लियर है। अच्छा इसका मतलब मैं एक बात और कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर किसी क्लोज सरफेस का फाई अगर जीरो है, किसी क्लोज सरफेस का फाई अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। लेकिन अगर किसी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो डेफिनेटली उस सरफेस का फाई जीरो है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर अ क्लोज सरफेस इफ फाई इक्वल टू जीरो इट डज नॉट इंप्लाई ई इक्वल टू जीरो, बट इफ ई इक्वल टू जीरो इट इंप्लाइज फाई इक्वल टू जीरो। कैसा होता है, लिखो नोट करके बात। कैसा भी हो ना, कंडक्टर इंसुलेटर से मतलब ही नहीं है। सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकती है सरफेस तो। कंडक्टर इंसुलेटर का कोई रोल ही नहीं है बेटा इसमें। बोले तो नोट में अगला पॉइंट लिखो। फॉर अ क्लोज सरफेस, for a closed surface phi equals to 0 does not imply E equals to 0. For a closed surface phi equals to 0 does not imply E equal to 0, but E equal to 0 imply, but E equal to 0 imply phi equal to 0. समझ के बाद कोई डाउट इसमें? तो क्या क्या बात समझे। क्लोज सरफेस का, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स केवल इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटसाइड पर नहीं करता। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज पर डिपेंड करता है। और अगर किसी सरफेस का फ्लक्स जीरो आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर फ्लक्स के जीरो होने की गारंटी है। बात समझ गए क्या। चलो अब अगला हेडिंग लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो सरफेस तो कुछ भी हो सकती है ना भाई, ये कोई फिजिकल एग्जिस्ट होने सरफेस का कोई जरूरी नहीं ना, बस एक क्लोज सरफेस है। जैसे एक बात बताओ, अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्यूब वाले सवाल करे थे, तो मैंने तो एक ही क्यूब दिया था ना। अगर क्यूब को फेस सेंटर पर रखा तो मैंने तो एक ही क्यूब दिया था। उसके ऊपर एक और क्यूब मैंने रखा था, तो वो क्यूब फिजिकली एग्जिस्ट थोड़ी करा था, वो तो हमने इमेजिन किया था। हमने इमेजिन किया था कि यार अगर ये चार्ज दो क्यूब में यहाँ रखा होता तो दो क्यूब का इतना होता, तो एक क्यूब का आधा हो जाता। तो ऐसे तो निकाला था अपन ने, दूसरी सरफेस को इमेजिन किया था कि फिजिकली लाके रखा था। वो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन है किसी के मन में, डाउट है कोई, किसी तरह का सवाल है तो पूछ लो। नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चलो ठीक है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पर बात करते हैं। एक बार आप सब लोग इधर देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, गॉस थ्योरम के ऊपर एप्लीकेशन पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, मैं किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। दो तरीके मेरे पास क्लोज सरफेस का फ्लक्स लिखने के। एक तरीका तो है गॉस थ्योरम, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही है ना बेटा। एक तरीका तो है मेरे पास में गॉस थ्योरम, समेशन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका, बोलो दूसरा तरीका क्या हो गया। अरे एक छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लो, ई डॉट डी एस, और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो बोलो पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा ये साइन बताता है कि आप इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो ये। अब बताओ एक तरीका ये भी है क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने का, और एक तरीका ये भी है। अगर आप दोनों तरीके किसी सरफेस का फ्लक्स निकालने में अगर यूज करते हो तो दोनों तरीके से फ्लक्स सेम आएगा कि अलग आएगा। तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं। तो मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला मैं अब कुछ एप्लीकेशन में काम में लेने वाला हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया भाई। देखो ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया, ये भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स है, ये भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स है, तो दोनों को आपने बराबर कर दिया। तो कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, ये पढ़ रखा है ये पढ़ रखा है, दोनों को बराबर कर दिया बस आपने। कोई नया फॉर्मूला है क्या। अब देखो इस इक्वेशन का यूज करना है मेरे को।
ठीक है ना। इस इक्वेशन का यूज करना है, इस इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या है, उस पर बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर आपके होलो स्फीयर का सॉलिड स्फीयर के ग्रेविटेशन फील्ड की फॉर्मूलाज थे, याद आ रहा है? एक तो था होलो स्फीयर, एक था सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर की जैसे रेडियस मान लो दे दी r, मास दे दिया m, आपने इसका ग्रेविटेशन फील्ड लिखा था, कहाँ कहाँ लिखा था पता है? आउटसाइड जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर जीरो, सेंटर पे भी जीरो, याद है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इस ग्रेविटेशन फील्ड लिखा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल आर। किस किस को याद है? इनसाइड वाला भी सॉलिड स्फीयर में पक्का? देखिए मैं ट्राई करूं, जी एम अपॉन में 2r³ 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पोटेंशियल का नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, आप सही कह रहे हो, ये पोटेंशियल का था, मैंने गलती कर दी। इसका जो फॉर्मूला था वो याद है क्या था? जी एम आर अपॉन r³। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी फॉल्ट था, वो पोटेंशियल का लिख दिया था मैंने गलती से। ठीक है, तो ये तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक, ये तो आउटसाइड ग्रेविटेशन फील्ड, ये सरफेस पर, और ये इनसाइड का फील्ड, और सेंटर पे तो जीरो होगा ना, यस और नो? इनके ग्राफ भी देखे आपके, ग्राफ भी थे, श्योर? पक्का ना? चलो ठीक है। तो वैसे ही जहां पर वहां पर होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर थे, यहाँ पर भी अपने पास में होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर पर अपन चार्ज देंगे, वहां पर मास था, यहाँ पर क्या रहेगा, और सेम फॉर्मूला लिखने वाला है, और रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आने वाला है। बस वहां पर जहां m था वहां q आएगा, जहां g था वहां क्या आएगा, ये आउटसाइड का फॉर्मूला। सरफेस का फॉर्मूला चाहिए तो ये ले लो, अंदर जीरो यहाँ भी जीरो, सेम फॉर्मूला, बस जहां पर g है वहां पर क्या आ जाएगा, जहां पर m था वहां पर q आ जाएगा। बोलो क्लियर है? लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी अपने पास में देखो सॉलिड और होलो अगर स्पेयर हुए, तो ये तो कंफर्म है कि जो होलो स्पेयर होगा उसका तो चार्ज केवल सरफेस पर ही हो सकता है, क्योंकि अंदर तो पूरा खाली है ना, अंदर उस पर मसाला है या नहीं है? उसका सारा मसाला केवल कहाँ है? बाउंड्री पर। तो उसको जो चार्ज दे सकते हो केवल आप बाउंड्री पर ही चार्ज दे सकते हो, उसके अंदर तो चार्ज हो ही नहीं सकता, किसमें? होलो में। लेकिन अगर बात सॉलिड स्पेयर की करें, अगर अपन बात किसकी करें, अब देखो सॉलिड स्पेयर भी दो तरह से हो सकता है, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। क्या याद रखना, अगर कंडक्टिंग स्पेयर है तो चार्ज उसके कभी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कंडक्टिंग स्पेयर का जो चार्ज है ना वो पूरा सरफेस पर आ जाता है। कंडक्टिंग स्पेयर का जो चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं ठहरता, कंडक्टिंग स्पेयर का चार्ज कहाँ जाता है? तो अगर स्पेयर कंडक्टिंग हुआ ना तो उसके सॉलिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज अल्टीमेटली सरफेस पर ही रहेगा, अंदर रुक ही नहीं सकता। कंडक्टिंग स्पेयर में चार्ज क्यों नहीं रुकता मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में जैसे मान लीजिए आपने इसके पूरे वॉल्यूम में सपोज करो कि प्लस चार्ज कर दिया, कंडक्टिंग स्पेयर इसका पूरा आपने पूरे वॉल्यूम में कौन सा चार्ज कर दिया? प्लस। अब बताइए, कंडक्टिंग स्पेयर का मतलब चार्ज कैन मूव, इंसुलेटिंग का मतलब चार्ज कैन नॉट मूव। बोलो। तो बताइए अब ये प्लस और प्लस में क्या होगा? तो प्लस प्लस में जब रिपल्शन होगा तो ये प्लस प्लस एक दूसरे के पास में बैठे रहना पसंद करेंगे या दूर जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल दूर जाना पसंद करेंगे। तो ये सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, और मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? मैक्सिमम ये सरफेस पर जाकर फैल सकते हैं। तो बताइए अगर कंडक्टिंग स्पेयर हुआ, सॉलिड अगर कंडक्टिंग स्पेयर हुआ, तो बताइए उसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? तो बताइए सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहता है? लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्पेयर हुआ, कैसा स्पेयर है, और मैंने उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखो ये चार्ज में रिपल्शन तो अभी भी है, चार्ज में रिपल्शन तो अभी भी है। अच्छा ये चार्ज बैठे रहना नहीं चाहते पास में, लेकिन इनकी मजबूरी है, दूर जा भी नहीं सकते, क्योंकि चार्ज कैन नॉट मूव। समझ गए? तो बताइए वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब हो सकता है? जब स्पेयर इंसुलेटिंग हो या कंडक्टिंग हो। इंसुलेटिंग स्पेयर में ही वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कंडक्टिंग स्पेयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, कंडक्टिंग अगर स्पेयर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर मिलेगा, आपको वॉल्यूम में नहीं मिलेगा। इंसुलेटिंग स्पेयर के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? किस किस के बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ना शुरू करते हैं।
हाँ हाँ चला जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता ना, हवा में थोड़ी जाएगा चार्ज निकल के। भाई रिपल्शन की वजह से क्या चाहेगा चार्ज, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना। अरे उस केस में रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा ना भाई, इनमें रिपल्शन है। तुम ऐसे समझो, मतलब अपन इस बेंच की बात कर लेते हैं। दो बच्चे बैठे हैं, ये एक दूसरे की बिल्कुल शक्ल नहीं देखना चाह रहे, लेकिन बैठने इन दोनों किसी बेंच पर है। क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज बैठेंगे, क्या करेंगे। मतलब अरे इस एग्जाम्पल को तो समझ लो, उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ इस एग्जाम्पल को पहले ढंग से समझ लो। ये दोनों बच्चे इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही नहीं बनती, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो और बैठना इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही है, इससे बाहर नहीं जाना है इनको। ऐसा नहीं कि ये पीछे जाके बैठ गए, ये अलाउड नहीं है। क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमम दूरी पर जाकर बैठेंगे ना। अब इस बेंच के लिए मैक्सिमम दूरी एक तो इस कॉर्नर और एक उस कॉर्नर पे मिलेगी। तो वैसे ही आपका स्पेयर है, इस पर आपने चार्ज दे रखा है, ये चार्जेस में रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से चार्ज दूर जाना चाहिए। अब स्पेयर को छोड़ के तो बाहर नहीं चले जाएंगे ना, चार्ज रहेंगे तो स्पेयर पर ही ना। तो ये कहाँ जाकर बैठेंगे फिर, स्पेयर पर ही रहना है तो मैक्सिमम दूरी पर। तो मैक्सिमम दूरी चार्जेस को कहाँ मिलेगी, जब ये चार्ज सरफेस पर रहेगी। अरे स्पेरिकल सरफेस, इस फिगर को मत देखो, स्पेयर को देखो, वो रिपल्शन तो रहेगा ना, रिपल्शन थोड़ी मिटा है। अच्छा ये यहाँ बैठ के वो वहां बैठ के, इसका मतलब एक दूसरे को पसंद थोड़ी करने लगे अभी भी। नहीं समझे बात को, ये तो दूर इसलिए बैठे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, लेकिन मजबूरी इनका बैठना, क्योंकि इस मतलब इस और कहीं बैठना अलाउड नहीं है इनका। इसका मतलब ये नहीं है कि दूर बैठने से मामला सही हो गया, रिपल्शन अभी भी है, लेकिन वो रिपल्शन मिनिमम हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब स्पेयर का चार्ज पूरे सरफेस पर रहेगा तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। तो मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन जब रहेगी, जब पूरा चार्ज कहाँ रहेगा बेटा, स्पेयर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेयर पर चार्ज होने से वो रिपल्शन खत्म हो गया है, रिपल्शन तो है, लेकिन वो मिनिमम है। पास रहते तो रिपल्शन ज्यादा होता, और दूर है तो रिपल्शन कम हो रहा है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को। चले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में फर्स्ट लिखें। अच्छा इसमें ये तो लिख लो पहले, ये लिख लो है ना, ये लिख लो, और उसके बाद में फर्स्ट लिखो एप्लीकेशन। लिखो, फटाफट लिखो, तुम्हारा ब्रेक जाने की पूरी पूरी चांसेस है, और मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले याद रखना। अच्छा अब देखो, सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर हो या होलो कंडक्टिंग स्पेयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा, और होलो कंडक्टिंग स्पेयर में भी। तो अगर कंडक्टिंग स्पेयर आ गया, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी कंडक्टिंग वर्ड लिखा गया, तो चार्ज एट सरफेस। कंडक्टिंग स्पेयर अगर है तो एक चीज क्लियर कर लेना कि चार्ज केवल और केवल सरफेस पर ही होगा, ठीक है ना। ये लिख के फटाफट फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, एक एप्लीकेशन तो आज करनी है अपने को, फर्स्ट लिखो इसके अंदर। अभी नहीं, ब्रेक चला जाएगा फिर बोल रहा हूँ मैं, क्लास के बाद पूछ लेगी। अरे तो बेटा वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, पॉजिटिव नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जहां कमी हो गई, यार तुम है ना, मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन अभी फिर समझाऊंगा, फिर 5 मिनट जाएंगे, फिर पूरा ब्रेक चला जाएगा। आप ब्रेक तक वेट कर लो, ताकि डेरिवेशन अपना हो जाए। आपको ब्रेक में बता दूंगा मैं, ठीक है। लिखो मैं, चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में फर्स्ट लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अभी है 20 मिनट है उसमें अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्पेयर, ठीक है। अगर कंडक्टिंग स्पेयर है तो वो सॉलिड हो या होलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज उसमें सरफेस पर ही रहेगा। बोलो क्लियर है ना। मतलब देखो मामला कुछ इस तरह का है, एक बार इधर देख ले बेटा सब लोग, जैसे ये स्पेयर हो गया है ना, इसका रेडियस कितना हो गया, आर। चार्ज आपने दे दिया, +2 या -2 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा अल्टीमेटली सरफेस पर ही, ये सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। बोलो क्लियर है। मैंने दे दिया चार्ज इसको क्यू, कितना चार्ज दे दिया। अच्छा इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखोगे, सिग्मा लिखोगे, रो लिखोगे,
चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिखोगे? इसका सिग्मा कौन कौन लिखवा सकता है मेरे को? सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया ना, चार्ज इज क्यू और एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, हो जाएगा ना भाई? तो सिग्मा जो हो जाएगा दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज तो क्यू और एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ का निकालना है? आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, सेंटर। चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो सबसे पहले तो बात करते हैं एट आउटसाइड पॉइंट की, एट आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा आर तो इसका रेडियस हो गया ना। अच्छा मैं यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं इसके फॉर्मुलाज आपको लिख के दे देता हूँ, फॉर्मुलाज तो यहाँ लिख के दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, वो सिग्मा भी बाद में लिख लेंगे अपन। देखो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, पहले तो ई आउटसाइड लिखना है, आउटसाइड पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ पहले तो, क्योंकि याद तो यही करना है, डेरिवेशन तो नीट में आना नहीं है, तो नीट के हिसाब से तो फॉर्मूला याद करना है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं इनका इसके नीचे, ताकि इसके फॉर्मूला तो आप याद कर रख लो। रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन तो आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछ देंगे, नीट में तो आपका डेरिवेशन पूछने सरा। तो देखो आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात, ई सरफेस, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस का हो गया। तीसरा इनसाइड, ई इनसाइड होगा 0, और फोर्थ ई सेंटर, तो ई सेंटर भी होगा 0। ये तो इसके रिजल्ट्स हो गए बेटा, क्या हो गए ये? तो ये तो रिजल्ट्स इसके याद रखने सीधा आपको। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलो देखो, अब देखो सबसे पहले तो अपन आउटसाइड वाला इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, सीन अपने पास कुछ इस तरह का है कि अपने पास एक स्पेयर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? आर, इसके पूरे सरफेस पर चार्ज है, कितना चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाहते हो, ये पॉइंट आउटसाइड या इनसाइड है? अच्छा मैं इस पॉइंट की दूरी ना आर कंसिडर कर लेता हूँ, कितनी दूरी मान ली? आर दूरी। याद रखना इसमें स्मॉल आर जो है ना वो सेंटर से दूरी है, कैपिटल आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और स्फीयर के मामले में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सेंटर से मेजर करते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में फिट रखना। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बताइए ये जो स्मॉल आर है ना, इसका कैपिटल आर में क्या रिलेशन है? स्मॉल आर इज मोर देन, तो अगर स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर है तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड स्क्वायर और इनसाइड द स्क्वायर। सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और इनसाइड के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और सेंटर के लिए स्मॉल आर इक्वल टू 0, सेंटर के लिए स्मॉल आर इक्वल टू 0, आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और इनसाइड के लिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। कई बार वो डायरेक्ट मेंशन नहीं करता कि पॉइंट आपका इनसाइड है कि पॉइंट आपका आउटसाइड है कि पॉइंट आपका सरफेस पर है, वो स्टाइल से लिख के देगा कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड। सुनो, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखो यार ये चीज आना जरूरी है, अगर मैं इनसाइड बोल रहा हूं तो आप इनसाइड समझते हो, लेकिन इनसाइड नहीं बोलता और उसको मैंने अगर मैथमेटिकली लिख दिया स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, बताओ फटाफट। स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी अपने को आना चाहिए। अपने एग्जाम में दोनों ही तरह से सवाल आए हुए, साफ साफ बोल देता है इनसाइड आउटसाइड बताओ, कभी कभी वो इनसाइड आउटसाइड नहीं बोलकर और सीधा जो है वो स्मॉल आर कैपिटल आर वाला खेल करके भी आपसे सवाल पूछ लेता है। क्लियर है ना? तो देखो बेटा यहाँ पर अपन आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो देखो मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले तो अपने को क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा जिसको अपन गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं इस सेंटर को, इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर लेता हूं। वैसे तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप के लिए जा सकती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए गॉसियन सरफेस का सिमेट्रिकल होना जरूरी है। किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है गॉसियन सरफेस तो, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेरिकल शेप की सरफेस ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक स्पेरिकल शेप की क्या ले ली बेटा? गॉसियन सरफेस ले ली। देखो ये स्पेरिकल शेप की मैंने गॉसियन सरफेस ले ली। अरे यस और नो? अब देखो मैं गॉस थ्योरम लगाकर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। कैसे निकाल दूंगा जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, बोलो ई डी एस cos थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये मेरे पास इक्वेशन है, यस और नो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सरफेस पर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो एक काम करो, इस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने? छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अच्छा, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? अच्छा, एक क्लोज सरफेस है ना बेटा, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या है ये? मैं गॉस थ्योरम इस पर लगाने जा रहा हूँ, दिस इज द गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो बताइए, छोटा सा एलिमेंट ले लिया गॉसियन सरफेस पर, इसका एरिया वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये तो हो गया डीएस वेक्टर। अच्छा, और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और टुवर्ड्स, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो अवे होगा? तो बताइए, ई और डीएस में एंगल कितना? ई और डीएस में एंगल 0 हो गया ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बोलो ई इंटू डीएस, और ये हो गया कॉस 0। बोलो, हो गया। अच्छा, इनक्लोज चार्ज इस सरफेस में कितना है? क्या पूरा स्फीयर इनक्लोज्ड है? तो इनक्लोज चार्ज हो गया Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बोलो, cos 0 तो क्या 1 हो गया। अब एक चीज आप मुझे बताइए, मैंने इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर का E लिया है, कितना लिया है? अब बताओ, अगर इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो E होता ना, सिमेट्रिक वजह से। भाई देखो, जो पोजीशन स्फीयर के लिए इस पॉइंट की है ना, वही पोजीशन इस एलिमेंट के लिए स्फीयर की, और इस एलिमेंट के लिए भी सेम पोजीशन पर है। तो बताओ, इस सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, इस पर जितना फील्ड यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर भी उतना ही करेगा, यहाँ भी उतना ही करेगा, और यहाँ भी उतना ही करेगा। बोलो, तो पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब जगह सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? आप सोच के देखो, अगर इस स्फीयर ने यहाँ पर फील्ड ई बना रखा है, तो यहाँ कितना बनाएगा? यहाँ पर भी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ली, ताकि पूरी सरफेस पर ई सेम होने से इस ई को इंटीग्रेशन के बाहर ला दूं। अगर आप किसी रैंडम शेप की सरफेस लेते ना, तो क्या होता? जैसे मान लीजिए आपका स्फीयर होता और आप इस वाले शेप की सरफेस ले लेते, ले तो सकते थे, लेकिन पता है ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता आपका। क्यों मुश्किल हो जाता? अगर ये स्फीयर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा है, तो यहाँ कुछ और बनाएगा, यहाँ कुछ और बनाएगा। तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर अलग अलग होती तो आप ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते थे। लेकिन इस तरह की सरफेस लेने का फायदा बताइए क्या हुआ? कैलकुलेशन आपने अपनी आसान कर ली। कैलकुलेशन आसान किस तरह से कर दी? अगर इस स्क्वायर का फील्ड ई बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो बताओ, पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कांस्टेंट चल रहा है? और पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अच्छा, ये cos 0 कितना? 1, और ये हो गया इंटीग्रेशन ds। अच्छा, इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, ds क्या है? एक एलिमेंट का एरिया। इंटीग्रेशन ds मतलब पूरी क्लोज सरफेस का एरिया। और जो आपने क्लोज सरफेस ली, क्या स्फेरिकल सरफेस है? तो बोलो, स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई। तो यहां पर मैं इस इंटीग्रेशन ds को बोलो क्या लिख दूं? 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा लिख दूं मैं? तो देख बेटा, आगे कैलकुलेशन किस तरह से, ये किस किस के बात समझ में आएगी? सॉरी सॉरी, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो, अगर इसको आगे प्रोसेस करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपके पास E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन। E निकालना था तो E इधर रखो, बाकी सबको इधर रवाना करो। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल से लिख रहा हूँ, ये 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नोट लिख रहा हूँ, 4 पाई के साथ क्या लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा Q अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आया? दिस इज K, तो दिस इज KQ बाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। कहां पर आया ये? आउटसाइड पर आ गया। बोलो, क्लियर है? चलो दूसरी बात करते हैं, सरफेस पर। सरफेस पर बात करते हैं। अच्छा, सरफेस के लिए बोलो स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होगा? तो बताइए, जैसे ये एलिमेंट मैंने यहाँ लिया था, उस एलिमेंट को यहाँ ले लूं, तो अगर मुझे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो स्मॉल आर की जगह क्या रख दूं? कैपिटल आर। तो बोलो, क्या सरफेस का फॉर्मूला आ जाएगा? तो बोलो, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। किस किस की बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? और भी देखो, तीसरा, इनसाइड। बोलो, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या लिखो? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट यही है ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब देखो, मामला कुछ इस तरह का है, ये आपका स्फीयर था, पॉजिटिव चार्ज इस पर आपने दिया हुआ था। कितना चार्ज था?
क्यू चार्ज, रेडियस कितनी थी इसकी आर। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है आर दूरी पर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो देखो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब की बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए अब की बार मैं फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। तो देखो ये मैंने गॉसियन सरफेस फिर से ड्रॉ कर दी, ये गॉसियन सरफेस बना दी मैंने, बोलो बना दी। अच्छा बताइए, अब की बार अगर मैं देखूं समेशन क्यू एनक्लोज्ड कितना है। अच्छा चार्ज स्फीयर का देखना है कि गॉसियन सरफेस में एनक्लोज देखना है। अब की बार गॉसियन सरफेस आपका ये ब्लू वाला स्फीयर है, आपका गॉसियन सरफेस कौन है बोलो। अरे ये ब्लू वाला स्फीयर क्या गॉसियन सरफेस है ना, और इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज कितना, और गॉसियन सरफेस में अगर इनक्लोज चार्ज जीरो तो बोलो समेशन क्यू इनक्लोज जीरो हो गया। अब बताओ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू होता है समेशन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज तो जीरो है ना, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू जीरो, और इंटीग्रेशन डी डॉट डीएस इक्वल टू जीरो मतलब ई इक्वल टू जीरो। तो बोलो बेटा अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, किस किस के बाद समझ में आ गई, बोलो क्लियर। डाउट है क्या बेटा, कुछ एक्सप्रेशन से लग रहा है। सरफेस पर एक मिनट, सरफेस पर जीरो कहां बोला मैंने। हाँ हाँ, एक बात बता मेरे को, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देता हूं तो क्या फॉर्मूला अपना सरफेस का बन जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपने निकाल के दिया है स्मॉल आर दूरी के लिए निकाल के दिया है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अगर आप इस स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देते हो तो आपका फॉर्मूला कहां के लिए बन गया, तो वही तो मैंने करा है। हाँ तो बना लो ना, ये लो गॉसियन सरफेस बना लो, ये गॉसियन सरफेस बन गई, चार्ज बाहर रह गया। इधर देख लो आप, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इधर देख लो आप। जैसे कि ये आपका स्फीयर था, ये स्फीयर था, और यही गॉसियन सरफेस भी है, ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब ओवरलैप हो गया तो बताइए जो स्फीयर का चार्ज है वो गॉसियन सरफेस का ही तो चार्ज हो गया ना अंदर में। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हाँ अच्छा, हाँ तो इनक्लोज मानेंगे ना उसको, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे आप स्पेयर इस तरह से बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो स्पेयर बनाओगे ना सरफेस पर वो इस तरह से बनाओगे कि वो पूरे चार्ज को इनक्लोज कर ले, वरना फिर जब तक चार्ज इनक्लोज नहीं होगा जब तक तुम आप इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करोगे। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब भी तो बेटा यही था, एक ही चीज को दो अलग अलग तरह से समझा दिया मैंने। मैंने ये समझा दिया, आपने कहा नहीं नहीं सर वैसे समझाओ जैसे हमारे दिमाग में चल रहा है। तो क्या फर्क पड़ गया उसके अंदर, ये तो बताओ ना, बात तो एक ही है ना। एक चीज समझाने के मान लो मेरे पास में दो तरीके हैं, समझो मेरी बात को, मैंने ये वाला तरीका समझा दिया, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है दूसरा वाला तरीका। आपने कहा कि नहीं सर उस तरीके से ही समझाना था जिस तरीके से मेरे दिमाग में आ रहा था। वो मैंने गॉसियन सरफेस इस तरह से लूंगा ना कि चार्ज इनक्लोज हो जाए, तभी तो जाकर आप उस पर गॉस थ्योरम लगा पाएंगे बेटा, वरना गॉस थ्योरम लगेगी कहां से। ठीक है ना, अब तो पेट में दर्द नहीं है ना आप किसी के भी, हाँ होना नहीं चाहिए। तो ये इनसाइड हो गया ना। अच्छा बताइए फोर्थ नंबर, एट सेंटर, बोलो सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना, स्मॉल आर जीरो, तो बोलो ई सेंटर भी बोलो कितना। तो ये स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सब जगह डेराइव कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब अगली क्लास की तैयारी भी मैं थोड़ी सी अभी से कर रहा हूँ। अगली क्लास में अपन सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कौन से का, वही। अब देखो ये सॉलिड स्फीयर अगर आपके पास रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, सेम डेरिवेशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अरे हो जाएगा, वही स्फीयर पूरा इंक्लोज हो जाएगा, पूरा चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, सेम डेरिवेशन होगा। सरफेस के लिए भी सेम, इनसाइड के लिए अलग होगा, इनसाइड के लिए। तो बताइए अगर सॉलिड स्फीयर होगा, आउटसाइड का डेरिवेशन वापस करने की नीड है,
सरफेस का कहाँ का रिजल्ट अलग है? तो अगली क्लास में अपन सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड का डेराइव करेंगे। किसका डेराइव करेंगे? देखो नीट के हिसाब से रिजल्ट याद रखना है, लेकिन अगर सर बोर्ड में क्या करेंगे तो बोर्ड में लिखा तो दिया ना मैंने ये रहा, बस आप इसी डायग्राम को इसकी जगह पता है ऐसा दिखाओगे। नहीं समझे बात को? यहाँ पर चार्ज मैंने सरफेस पर दिखाया है, अगर सॉलिड स्फीयर होता तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में दिखा देते। बाकी डेरिवेशन है, स्टेप यही होती है, मैथमेटिक्स यही होती है, बस ये डायग्राम में चार्ज सरफेस की जगह पूरे वॉल्यूम में दिख जाता। समझ में ही नहीं है? तो अगली क्लास में अपन किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? कहाँ का? इनसाइड का निकालेंगे, वो डेराइव करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है? अच्छा, इसके ग्राफ वगैरह भी बनवाऊंगा, ये तो लिख लो तब तक आप, फटाफट लिख लेना। और डाउट्स? डाउट्स हैं बाहर पूछेंगे, बाकी बच्चों को लिखने दें, बाहर आ जाओ, मैं बाहर बताता हूँ डाउट्स, इससे रिलेटेड है क्या, बाहर पूछ लेंगे फिर हम। ठीक है ना? मैं थोड़ा होमवर्क ऐड कर दूं क्या? टेस्ट के बाद में डिस्कशन करेंगे आराम से। आखिरी बार मैंने होमवर्क कहां तक दिया था? बिगनर बॉक्स 3 पूरा दिया था क्या? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में लिख लें, सॉरी पहले तो बिगनर बॉक्स 4 में लिख लें, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। बिगनर बॉक्स 4 की बात हो रही है। बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 1, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 10, 12, 34, 35। एक्सरसाइज 3 में 4 एंड 23। इलस्ट्रेशन तो कर, तुम खुद ही करना है इलस्ट्रेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, अगली क्लास में दे दूं। डिस्कशन तो वैसे भी लास्ट में करेंगे उसके, अगली क्लास में दे देंगे आपको, या वरना थोड़े बहुत अभी दे देता हूं मैं। 1.1 से 1.6 तक ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अभी। एनसीईआरटी की जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, बट एनसीईआरटी लेटेस्ट वाली के दे रहा हूं मैं आपको, बता दूं। ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उसमें हो सकता है कि कुछ अलग क्वेश्चन मिले, मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहा हूँ 1.1 से 1.6 तक। ठीक है ना? और भी ऐड कर देंगे इसमें बाद में जाके। ठीक है?